नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के 8th चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल दमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी कई तरह की चीज़ों को देखने वाले हैं। साथ ही केस स्टडीज़ को भी हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो यार बहुत ही कमाल का लेक्चर रहने वाला है और जो फिजिक्स के लवर हैं उनको तो मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इस यूनिट का नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन क्या है और उनकी क्या एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर। फिर हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ लेवर्स क्या होता है और क्या उनकी एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर। फिर इक्विलिब्रियम को देखेंगे और इसके कुछ कंसेप्ट्स लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड देन प्रोजेक्टाइल देखेंगे। तो मतलब जिनने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है उनके लिए तो बहुत ही लड्डू चैप्टर है और जो अपने बेचारे कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल आप साइंस वालों के साथ है ना कंधे से कंधा मिलाकर एग्ज़ाम में बैठो। तो बढ़ते हैं आगे और यार किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके PYQ और सैम्पल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करके जाएँ। तो बाज़ार में बहुत सारी किताबें हैं यार और इन किताबों को मैंने सर्च किया और लास्ट में एक किताब जो मुझे पसंद आई, क्योंकि यार इसके अंदर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है ना। आप फिजिकल एजुकेशन का अलग से सैम्पल पेपर लेने का इतना मतलब रहता नहीं है, तो एक ही ले लो भाई साहब, पैसे बचेंगे। और इसके अंदर मैंने देखा कि यार बहुत ही क्वालिटी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आते हैं ना उस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके MCQ आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से दे रखे हैं और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दे रखी है। तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे वाले सैम्पल पेपर और इस सैम्पल पेपर का नाम है ओसवाल गुरुकुल। 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही कमाल के, ज़रूर से आप इसको ट्राई कीजिएगा। और मैंने भी अपने सारी वीडियोस के अंदर इन्हीं किताबों से जो क्वेश्चन है उनको लिया है। तो आज भी हम इसी किताब के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इस ओसवाल गुरुकुल की किताब को परचेज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे और अपन जो सैम्पल पेपर लास्ट ईयर CBSE के आए थे उनको भी यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या उनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और बिल्कुल उसी फॉर्मेट में अपन यहाँ पर इस चैप्टर को कवर भी करने वाले हैं। तो ये आपके सामने सैम्पल पेपर है, इसको अच्छे से हम कवर करेंगे, ठीक है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही यार आपकी डिमांड थी कि सर इंग्लिश के लिए भी कुछ हमारी नैया पार करवाई जाए, तो यार इंग्लिश की मैं क्लासेस आपके लिए लाया हूँ और ये अपनी सारी फ्री क्लासेस हैं। अनअकैडमी पर ये वाली क्लासेस होने वाली है। मिशन 100 इंग्लिश बोर्ड सीरीज़ के नाम से चल रही है और एकदम फ्री क्लासेस है। आप आराम से अनअकैडमी के ऐप पर जाकर इनको देख सकते हैं। लिंक्स मैंने सारी क्लासेस का आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके अंदर आप कंप्लीट फ्लेमिंगो प्रोज एंड पोएम को कवर कर रहे हैं। और आप अगर पहली बार प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अनलॉक कोड आप लगा लेना APPD10, जिससे फ्री में आपके लिए क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे है, तो ये वाली क्लासेस अगर आप लाइव देख पाते हैं तो लाइव आप देख सकते हैं, वरना रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो आपको दिखी जाएगी वहाँ पे, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जो शेड्यूल है वो अपना पोइट्री वाला चल रहा है, तो अगर जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसी दिन आप इसको देख रहे हो तो आप इन क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर बाद में रिकॉर्डेड में तो आप देख ही सकते हो। तो अनलॉक कोड यूज़ कर लेना APPD10, जिससे आपकी वाली सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएगी। बढ़ते हैं हम आगे और आते हैं अब हम हमारे चैप्टर पे। तो पहला टॉपिक है यार अपने पास कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बायोमैकेनिक्स। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैकेनिक्स मतलब होता है एक ब्रांच फिजिकल साइंस की जो कि डील करती है विद द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, भले ही वो स्टैटिक कंडीशन में हो या मूविंग कंडीशन में हो। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी इस पर मल्टीपल फोर्सेज एक्ट करते हैं और वो जो फोर्सेस एक्ट करते हैं किस तरह से वो हमारी मदद कर रहे हैं या हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी स्टडी की जाती है बायोमैकेनिक्स में। तो एग्जाम में सिर्फ एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी हो तो नीचे वाली लिखना कि ये स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट है ऑन ह्यूमन बीइंग इन मूविंग और स्टैटिक कंडीशन। और 3 मार्क 5 मार्क में लिखना हो तो ये पूरा लिख लेना कि बायो प्लस मैकेनिक्स और फिर आप इसके एग्जाम्पल दे देना। अब अगर ये 5 मार्क में आता है, ये लॉन्ग आंसर में आता है, तो फिर आप इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है ना। सब कुछ बोल बच्चन है इसमें कि आप खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर सकते हो, उनकी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, दैन उसके बाद आप एडवांस इक्विपमेंट्स डेवलप कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा यार कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के
बिल्कुल सर पर गेंद लग गई थी और इसके कारण उसकी जान चली गई थी। तो उसके बाद बहुत सारे इक्विपमेंट्स में एडवांसमेंट्स आए, है ना। हेलमेट में आपने देखा होगा एक ग्रिल लगाई जाती है अब, ताकि बॉल का पहला इम्पैक्ट उस ग्रिल पे हो और कोई भी एक्सपोज्ड पार्ट ना रहे, क्योंकि आजकल भाई साहब बॉलर 150 तक की गेंद फेंकते हैं, है ना। तो इतनी स्पीड पे जब गेंद आती है तो इम्पॉर्टेंट रहता है कि बायोमैकेनिक्स की स्टडी वहाँ पर सारे जो इक्विपमेंट डिज़ाइनर्स हैं वो करें और एकदम सॉलिड इक्विपमेंट वहाँ पर बनाए। नए ट्रेनिंग मेथड बनाए जा सकते हैं, रिकवरी प्रोसेस को फास्टर किया जाता है ना। तो किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो फिर सारे फोर्सेस की स्टडी वगैरह करके और कैसे उसकी फास्ट रिकवरी किया जाए वो करा जाता है। देन पहली बात तो ये कि इंजरी होने से ही बचा लो उसको, तो अगर पहले ही आप बायोमैकेनिक्स पढ़ के जाओगे तो इंजरीज होने से भी बच सकते हो। देन स्किल्स इंप्रूव हो सकती है और मूवमेंट इकोनॉमी, मतलब कितनी एफिशिएंट वे में आप अपना मूवमेंट कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें टेस्ट मैच की, है ना, क्रिकेट का जो टेस्ट मैच होता है तो उसमें 5 दिन तक खिलाड़ी को फील्ड पर रहना पड़ता है। तो 5 दिन यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी एनर्जी को सेव करता हुआ चले, है ना। ऐसा नहीं भाई साहब गेंद के पीछे दौड़े जा रहा है, उसकी यहाँ की गेंद है भी नहीं, है ना, उसको लगाया गया है लॉन्ग ऑफ पे और वो पीछे स्लिप के जाके गेंद पकड़ रहा है ना। तो ये ऐसा काम नहीं करना है, मूवमेंट इकोनॉमी से चलना है और ये इंपॉर्टेंस है बायोमैकेनिक्स का। देन इसके बाद अब पहला जो सिलेबस का टॉपिक मेंशन है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उनका एप्लीकेशन, है ना। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक आइजैक न्यूटन नाम के व्यक्ति थे और उन्होंने ये 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। तो पहली बात तो आपको लॉज ऑफ मोशन ही पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और थर्ड को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अभी डिटेल में अपन इसको देखेंगे। तो अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हो कि सर आइजैक न्यूटन, थ्रीज लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब मोशन ऑफ मैसिव बॉडी एंड हाउ दे इंटरेक्ट, है ना। तो बड़ी बड़ी जो बॉडी रहती है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उनका मोशन होता है और कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। तो न्यूटन ने अपनी किताब जिसका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, है ना, तो बिल्कुल अगर एग्ज़ाम में आप लिख के आओगे या जानकारी तो मज़ा आ जाएगा जो चेक करेगा उसको। तो उसने 1687, है ना, ये सन भी याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया, एक याद करना है पूरे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में। तो 1687 में उन्होंने इस लॉ को पब्लिश किया जिसको आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। अब पहला लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, है ना, ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप याद रख लेना कि एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स पोजीशन अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, है ना। या फिर आपको कई जगह ये भी डेफिनेशन मिल जाएगी कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तब तक ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन है वो बना रहेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई बॉल फेंकी तो भाई साहब अनंत काल तक चलती जाएगी। आपने कोई बॉल लुढ़काई तो अनंत काल तक वो रोल ही होती जाएगी। अब हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है ना। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, इसका एग्जाम्पल यही है बेसिक तो कि आपने किताब टेबल पे रखी हो, टेबल पे ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं जब तक आप खुद आके उसको नहीं हिला दो, है ना। तो वेरियस यहाँ पर फोर्सेस रहते हैं लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस रहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। फिर ये वाला एक एक्सपेरिमेंट है ना जो कि जनरली अपन क्लास 6 में पढ़ते हैं शायद तक, जिसमें एक कॉइन ग्लास पे रखा जाता है और बिल्कुल अगर एकदम फोर्स से अपन इस कार्ड को खींच लेते हैं तो कॉइन नीचे ड्रॉप हो जाता है, ना कि कार्ड के साथ आता है ना। क्योंकि कॉइन का एक स्टेट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में रहना, तो वो रेस्ट की पोजीशन में रहता है, उसको पता ही नहीं लगता और एकदम से कार्ड खिंचा चला जाता है ना। तो वो अपनी स्टेट ऑफ इनर्शिया में रहता है और नीचे ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है। हालांकि अपने एग्जाम में काम में क्या आएगा कि एप्लीकेशन क्या है इसका स्पोर्ट्स में, है ना। तो वैसे तो जो भी आप एक्टिविटी करते हो ना उसमें न्यूटन का लॉ अप्लाई होता ही होता है, तो मन से तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर भी लिख दिए कि जैसे एक मूविंग फुटबॉल है वो स्लो डाउन होती है ना। तो क्यों स्लो डाउन होती है, बिकॉज उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। बॉल जैसे ग्राउंड पे रगड़ खाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है और वो बॉल एक दूरी पे जाके फिर स्टॉप हो जाएगी, है ना। जैसे आपने क्रिकेट की बॉल को मारा तो एक दूरी पे जाकर स्टॉप होगी, क्यों, बिकॉज अगर वो एयर से जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस है, फिर ग्रेविटी है ना। जैसे ही वो ग्राउंड पे टकराएगी फ्रिक्शन भी उस पर लगेगा, तो ये सारे फोर्सेस के कारण वो बॉल स्टॉप हो जाएगी। देन इसका एक और आप एग्जांपल लिख सकते हो कि अगर बास्केटबॉल जो है ना उसको शॉर्ट किया गया, इट टेक्स अ पैराबोलिक पाथ, तो एक कर्व पाथ ये लेगा
क्यों लेगा? बिकॉज ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है ना, वरना जैसे फेंका वैसे की वैसे ही एक लाइन में जाता वो, लेकिन क्यों एक लाइन में नहीं जा रहा और पैराबोलिक पाथ में जा रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ पर आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एग्जाम्पल भी काफ़ी है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है, जिसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली जीरो से स्पीड आगे बढ़ना, है ना। जैसे आपने देखा होगा एक्सीलरेटर रहता है स्कूटी में, कार में, बाइक्स में, तो एक्सीलरेटर जैसे ही घुमाते हो तो क्या होता है? आपकी स्पीड बढ़ती है, तो जीरो से आप आगे की तरफ जाते हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स अप्लाइड, है ना। जैसे यहाँ पर आप इन 2 व्यक्ति को देख रहे हो, गंजेश 1 और गंजेश 2, है ना। तो ये 2 बॉलों को धक्का दे रहे हैं। पहली बॉल का वजन है 40 किलो, ठीक है, तो आराम से गंजेश भाई धक्का दे रहे हैं, और ना, और धक्का देंगे तो बॉल को एक्सेलरेशन मिलेगा। वहीं पर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो भाई साहब 400 किलो है ना। तो 400 किलो है, मतलब इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है पहली बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स से, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गंजेश 1 ने, है ना, तो इसको अच्छा खासा एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्योंकि मास कम है। लेकिन अब यहाँ पर मास ज़्यादा हो गया, तो आपने फोर्स अगर 10 न्यूटन ही लगाया तो फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन बहुत कम मिलेगा, बिकॉज मास बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला भी आता है जो कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो m है मास, a है एक्सेलरेशन, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फोर्स निकल जाता है। तो ये बेसिक है ना। इसमें वो प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो एक्सेलरेशन और प्रोपोर्शन वाला साइन 1/m लग जाएगा, ठीक है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल हो गया, जो साइंस बैकग्राउंड से वो लिख के आ जाना, नहीं हो तो ये भी लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब एक इसका एग्जाम्पल है जो कि एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स में, वो क्या होगा? तो जैसे यहाँ पर जो पहला लड़का है ब्लू वाला, उसने एक बेसबॉल को मारा है ना। तो बेसबॉल को अगर वो मारेगा, हल्की रहती है तो ज़्यादा दूरी इसको मिल जाएगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। जबकि अगर एक वो बॉलिंग वाली बॉल है ना, मॉल में हम जाते हैं, है ना, दूर से देख के आ जाते हैं कि हाँ यार कुछ अमीर लोग बॉलिंग कर रहे हैं, है ना। तो वही वाली ये बॉलिंग वाली बॉल है जो बहुत ज़्यादा भारी रहती है। अब सिंस वो बहुत ज़्यादा भारी रहती है तो उसको ये बेसबॉल बैट से मारेगा तो क्या होगा? बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम एक्सेलरेशन उसको मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन है जिसको आप लिख सकते हो। नाउ सेकेंड लॉ का और क्या एप्लीकेशन है? जैसे बेसबॉल प्लेयर हिट्स अ बॉल विथ डबल फोर्स, तो अगर डबल फोर्स से हिट करेगा तो फिर क्या होगा? उसको जो एक्सेलरेशन भी मिलेगा वो डबल मिलेगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और सेकेंड है हिटिंग अ बॉल विथ फोर्स इन टेनिस, है ना। तो फोर्स से क्यों मारते हैं हम टेनिस में? ताकि तेज़ी से बॉल जाए, है ना, ज़्यादा एक्सेलरेशन मिले, जल्दी से पहुंच जाए सामने वाले के पास, किसको टाइम ही ना मिले रिएक्ट करने का, ठीक है। एकदम आराम से मारोगे लप्पू बॉल तो फिर क्या होगा? आराम से उसके बाद आराम से पहुंचेगी और वो फिर तेज मारेगा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो ये सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है। और भी एप्लीकेशन आप मन से बना सकते हो इसमें, है ना, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बस जी पूरे संसार में 2 ही एप्लीकेशन है ना। अब थर्ड और सबसे सिंपल, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आपने किसी को चाटा मारा, फटाक से उधर से भी चाटा आ गया तो क्या हो गया? वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि नाव के किनारे पे खड़ा हुआ है। जैसे ही ये एकदम किनारे पे खड़ा हुआ है और अगर इसने इस साइड एक्शन किया, मतलब रिएक्शन किया, या फिर फॉर एग्जांपल एक्शन इस साइड किया, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन इस साइड हो जाएगा। सबसे फेमस इसका एग्जांपल है रॉकेट वाला, है ना, या बैलून वाला। तो बैलून में आपने बर्थडे के टाइम पे किया ही होगा, है ना, हवा भरी और उसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ोगे तो जो भी आपने हवा भरी थी वो नीचे की साइड निकलेगी, लेकिन बलून कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड। तो ये क्या हो रहा है? न्यूटन का थर्ड लॉ। रॉकेट में भी सेम ही होता है, जो गैसेस होती है नीचे की साइड निकलती है और जो रॉकेट होता है ऊपर की साइड जाता है। इसके अगर हम स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन देखें तो स्विमिंग, है ना। तो स्विमिंग एक स्पोर्टिंग इवेंट रहता है। तो जैसे आप पानी को पीछे आप धकेलते हो, पानी आपको आगे धकेलता है। रनिंग करते हो तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हो, ग्राउंड आपको आगे की तरफ धकेलता है। तो रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, मैराथन, है ना, इन सारी चीज़ों में न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा। ऐसे ही क्रिकेट तक में भी, है ना, आपने बॉल को मारा तो जितने आपने वेलोसिटी, हालांकि वहाँ पर है ना फर्स्ट सेकंड लॉ ज़्यादा रेलेवेंट है, तो वहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा देना। स्विमिंग, रनिंग वगैरह इनमें थर्ड लॉ लगा देना।
देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये एक नया कंसेप्ट है अब की बार, है ना, जो आज तक तो कभी मतलब फिजिकल के सिलेबस में था नहीं 11th और 12th में, लेकिन अब की बार नया इसको डाला गया है। तो ये है टाइप ऑफ लेवर्स। तो ये हालांकि अपनों ने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है ना, सिंपल मशीन का जो चैप्टर आता था उसके अंदर हमने लेवर को पढ़ा था, लेकिन फिर भी अब जो भूल गए मैं बता देता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो आपकी कैंची रहती है ना, कैंची भी एक एग्जाम्पल है लेवर का। तो कैंची में क्या होता है, हम बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को काट लेते हैं। देन उसके बाद ये एक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपको ये मोहतरमा दिख रही होंगी, है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, इनको एक बड़ा सा पत्थर चट्टान जो थी इनको आगे बढ़ाना है ना। अब हाथ से बढ़ाएंगे सीधा तो शायद हो सकता है कि ना बढ़ा पाएँ, तो इन्होंने दिमाग लगाया, है ना। और क्या दिमाग लगाया कि इन्होंने एक बड़ा सा डंडा लिया, तो इस बड़े से डंडे को अपन बोलेंगे लेवर आर्म, ठीक है। देन उसके बाद बीच में इन्होंने एक पाइवोट लगा दिया, है ना, इसको फलक्रम के नाम से भी जानते हैं। तो पाइवोट लगाया और अब क्या करेंगी ये, बस बहुत कम एफर्ट इनको लगाना पड़ेगा, बहुत कम एफर्ट से ये मतलब इस वाले एंड से इसको नीचे करेंगी। जैसे इसको नीचे करेंगी इधर से फोर्स लगेगा और ये लोड आगे की तरफ निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंपल मशीन, और ये कंसेप्ट है लेवर। तो अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा था किसी ज़माने में या नहीं भी पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं, ये काम में आता है स्पोर्ट्स में भी। तो हमारा मेन कंसर्न है स्पोर्ट्स में क्या काम का है, ठीक है। वो जो पढ़ा था वो तो अब अगर आप यहाँ पर लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही वाली लाइन से लिखनी है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और बचपन में जब हम सी-सॉ पर बैठते थे, है ना, तो बीच में क्या रहता था, फलक्रम। एक साइड आप बैठा, फॉर एग्जांपल एक लोड इधर बैठ गया और एक एफर्ट इधर हो गया, ठीक है। तो या फिर है ना, तराजू में किसी चीज़ को तोला जाता है, सब्जी मंडी जाते हो तराजू, तो बीच में फलक्रम रहता है और इस साइड रखा जाता है बाट, है ना, जिसको अपन बोलते हैं वेट। जो वेट है इधर रखा जाता है 1 किलो 2 किलो, और जैसे अपन इधर से रखेंगे तो क्या होगा, इधर ऊंचा होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर एफर्ट लिखा हुआ है ना ग्रीन, वो ऊंचा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वहाँ पर सब्जी रखी जाती है कि उसको बैलेंस किया जाए, है ना। आगे इसको भी पढ़ेंगे हम, इक्विलिब्रियम। तो एकदम बैलेंस हो जाता है तो उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद है लिवर वाला बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल मशीन रहती है ना, जिससे हमारा, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इससे हमारा मूवमेंट जो रहेगा, है ना, जो भी हम मूवमेंट परफॉर्म करेंगे वो बहुत ही आसान हो जाएगा, कम एफर्ट में ज़्यादा हम परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कंसेप्ट ऑफ लिवर स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। अब लिवर इन आवर बॉडी, है ना, ये लिवर वो वाला लिवर नहीं है एक जो हमारे, है ना, बॉडी के अंदर रहता है, ये लेवर है। तो ये जो लेवर है इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम बोन, जॉइंट एंड मसल्स। तो 3 चीज़ें जो कि लेवर का फॉर्मेशन करती है ना, लेवर नाम का जो सिस्टम है इसका फॉर्मेशन 3 चीज़ें मिलकर करती है। एक है आपकी हड्डियाँ, दूसरे आपके जॉइंट्स, जैसे अपन ने देखा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, है ना। देन मसल्स जो आपकी रहती है, तो मसल्स आपको क्या प्रोवाइड करती है कि स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करती है। अब लेवर जो रहता है ना, 3 चीज़ों में, ये 3 चीज़ें बेसिकली इसमें रहती है। तो पहला है रिजिड स्ट्रक्चर, है ना, जो आपकी जैसे बोन है तो बोन क्या रहता है, एकदम रिजिड रहता है। देन मसल्स, तो मसल्स क्या है, अ फोर्स एक्टिंग अपॉन इट टू प्रोड्यूस अ टर्निंग मोमेंट। तो फोर्स क्या मतलब, एक ऐसा फोर्स जो कि टर्निंग मोमेंट प्रोवाइड करे, तो वो होता है आपकी मसल जो रहती है वो ये काम करती है। तीसरा होता है फलक्रम, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है जो कि आपकी बॉडी में रहता है, जॉइंट। एंड देन उसके बाद फिर लोड एंड एफर्ट का कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो नीचे वाला है ना, ये एग्जाम में बना के आना है। ऊपर वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि लेवर क्या होता है, और नीचे वाला डायग्राम अगर व्हाट इज़ लेवर आता है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना, कि लेवर इन आवर बॉडी फॉर्म्ड बाय दीज 3 थिंग्स, इट कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, एंड ये डायग्राम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन अब 3 टाइप का रहता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास लेवर। तो देखो इसको ध्यान से समझना और ये डायग्राम एग्जाम में बना के आना। तो इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, है ना, स्पोर्ट्स के फील्ड का ही। तो फुटबॉल में क्या होता है, हेडर मारा जाता है ना, बॉल आती है और पहले सर थोड़ा नीचे झुकाते हैं, फिर यूँ ऊंचा करते हैं, ठीक है, नीचे झुकाया ऊंचा करते हैं, तो बॉल अपने सर पर टकराती है और फिर वो निकल जाती है भाई साहब ना गोल पोस्ट की तरफ। तो फर्स्ट क्लास लेवर में क्या होता है, फलक्रम इज इन द मिडिल। तो ये ऊपर वाला डायग्राम ही आपको बना के आना पड़ेगा कि फलक्रम जो है ना, जो आपका जॉइंट है वो मिडिल में रहेगा। देन इस साइड है लोड और दूसरी साइड हो जाएगा एफर्ट। तो देखो अब ये डायग्राम साइज ध्यान से देखना। तो यहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति का सिर है ना, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे के साइड मूवमेंट करना पड़ेगा। तो लोड नीचे की साइड, ठीक है, तो ये हो गया ये। फिर यहाँ से सेकंड डायग्राम में आप देखोगे तो क्या होगा, फिर ये ऊपर की साइड, है ना। इमेजिन करो कि बॉल आ रही है
और ये एक का सर है ना, तो उसने नीचे किया, पहले बॉल टकराई, मतलब जैसे बॉल टकराने वाली है उस टाइम पे आपने वापस ऊंचा कर दिया, तो फिर क्या होगा, बॉल आगे फेंक जाएगी। तो फलक्रम रहेगा बीच में, और एक साइड लोड, एक साइड एफर्ट। तो दिस टाइप ऑफ लेवर इज फाउंड इन द नेक। कहाँ पर फाउंड हो रहा है, नेक में, जो लाल कलर का दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो तीनों चीज़ें बनी हुई है, ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ना, पिंक या मैरून, ये है लोड। देन बीच में एक ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये ट्राइंगल क्या है, फलक्रम, तो आपका जॉइंट वाला पार्ट। और फिर इधर आ जाती है आपकी मसल्स, एफर्ट वाले पार्ट में। तो दिस टाइप ऑफ लीवर इज फाउंड इन द नेक व्हेन राइजिंग योर हेड टू हेड अ बॉल, है ना, जब आप हेडर मारते हो फुटबॉल में तब फर्स्ट क्लास लेवर काम में आता है। देन द नेक मसल प्रोवाइड द एफर्ट। तो एफर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, नेक मसल। देखो ये रेड कलर से पूरी दिख रही है ना, ये मसल से नेक की, और ये एफर्ट प्रोवाइड करेगी ना, आप यहीं से मूवमेंट करोगे। देन नेक इज़ द फलक्रम, जो आपका नेक है ना, यहाँ बीच में आपको दिख रहा है ट्राइंगल, ये फलक्रम है। एंड द वेट ऑफ द हेड इज़ द लोड, है ना। तो आप पहले ये जो पूरा सर का वजन है, इससे तो आप नीचे की तरफ आ पा रहे हो, मसल से एफर्ट लगाया, लोड है जो कि नीचे की तरफ आया ना। एक बार आप इमेजिन करोगे तो फिर ज़्यादा आसानी से समझोगे, है ना। और हेडर वाला अगर किसी ने नहीं देखा हो तो सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि हेडर इन फुटबॉल, कि कैसे हेड से बॉल को मारा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये कि ये लैंग्वेज सबसे आसान लैंग्वेज में, ये मेरे को लगता है पूरे इंटरनेट की सबसे आसान लैंग्वेज यही थी, तो इसी को आप लिख के आना एग्जाम में, ये डायग्राम बना देना, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आ जाते हैं सेकंड क्लास लेवर। तो सेकंड क्लास लेवर में क्या होता है, द लोड इज़ इन द मिडिल। अब यहाँ पर देखो, आप डायग्राम में देखोगे तो लोड बीच में है और एफर्ट और फलक्रम साइड में है। तो दिस टाइप ऑफ लेवर इज़ फाउंड इन एंकल एरिया। तो देखो ये आपका पैर है, और पैर का ये जो एंकल है ना, ये नीचे जहाँ पर एरो बना हुआ है, तो एंकल एरिया में आपको ये दिखता है। व्हेन स्टैंडिंग ऑन टिप टो द बॉल ऑफ फुट एक्ट एज द फलक्रम। तो जो फुट की बॉल रहती है वो तो आपका क्या है, एज अ फलक्रम। देखो ये यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एक्ट एज अ फलक्रम। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एज द लोड। तो लोड क्या है आपका, वेट ऑफ द बॉडी। तो ये देखो महरून कलर से जो बना हुआ है, पिंक जो है ना, तो ये आपका पूरा बॉडी का वेट है, तो ये लोड है, लोड बीच में है। एंड देन इसके बाद फिर क्या है, एफर्ट कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस्ट्रोसीमिकस मसल्स। तो ये देखो आपके जो पैरों की पीछे वाली मसल्स हैं, ये आपका एफर्ट प्रोवाइड करेगी। तो द सेकेंड क्लास लेवर इज़ यूज व्हेन टेकिंग ऑफ फॉर ए जंप। तो अगर आपको जंप मारना है ना, तो जंप मारोगे स्पोर्ट्स में, जैसे लॉन्ग जंप हो गया, क्रिकेट में कैच लेते टाइम पे अगर आपको कहीं जंप करना है, तो वहाँ पर क्या होगा, सेकेंड क्लास लेवर वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। ये का डायग्राम लगाना है, लोड, तो यहाँ पर समझने के लिए देखो बॉडी वेट। देन उसके बाद फलक्रम है आपका जो पैरों का ये बॉल है, बॉल ऑफ द फुट, और जो पीछे वाली आपकी पैर की मसल्स है, इट एक्ट एज एफर्ट, है ना। एफर्ट मतलब जिस डायरेक्शन में फिर आपका मूवमेंट होगा, तो सेकेंड इमेज में आपको दिख रहा होगा, है ना। मूवमेंट क्या है, जंप मारना है, तो मूवमेंट जो होगा ऊपर के साइड होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर वापस। तो नेक्स्ट है अपना थर्ड क्लास लेवर। तो थर्ड क्लास लेवर में क्या होता है, एफर्ट इन द मिडिल रहता है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में देखने को भी मिल रहा होगा कि एफर्ट मिडिल में है और लोड और फलक्रम बोथ साइड्स पे है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिम में जब आप बाइसेप कर्ल्स करते हो, तो देखो इसमें देखो आप अगर देखेंगे तो ये आपको फलक्रम एक एंड पर दिख रहा है, एफर्ट जो है आपका लगाती है मसल्स, और देन उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा लोड। तो ड्यूरिंग ए बाइसेप कर्ल द फलक्रम इज़ द एल्बो, है ना। तो फलक्रम मतलब जो आपका जॉइंट है, फिक्स्ड पार्ट है, वो आपका एल्बो है। देन उसके बाद एफर्ट कम फ्रॉम द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जो आपकी बाइसेप्स है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यहाँ से आपका एफर्ट लगेगा। एंड रेजिस्टेंस इज़ द वेट, है ना। तो लोड क्या है, ये जो वेट है जो आपने डंबल पकड़ रखा है वो आपका रेजिस्टेंस है, जो कि कहाँ पर है, ऑफ द फोर आर्म, मतलब जो आपके फोर आर्म में है। एंड एनी वेट इट मे बी होल्डिंग। तो जब आप ये एफर्ट करते हो तो यहाँ पर आपका थर्ड क्लास लेवर वाला प्रिंसिपल लगता है ना। तो ये वाला एज इट इज़ डायग्राम बना के आना है कि इसमें एफर्ट बीच में है। अब एग्जाम में दिक्कत आ सकती है कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो पढ़ लिया, लेकिन अब कंफ्यूज हो सकते हैं कि बीच में क्या रहेगा, कहाँ पे, है ना, किस में बीच में फलक्रम रहेगा, किस में बीच में लोड रहेगा, किस में एफर्ट रहेगा। तो देखो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक लगाई है, और वो ट्रिक है FLE, फ्ली। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेना, FLE। तो 1 2 3 लिखना, 1 के आगे F, 2 के आगे L और 3 के आगे E। तो ये अपन ने बीच वाला पार्ट लिखा है ना। तो फर्स्ट क्लास लेवर के बीच में क्या रहेगा, F, फलक्रम।
सेकेंड क्लास लेवल के बीच में लोड, थर्ड क्लास लेवल के बीच में एफर्ट, और इनका एक एक एग्जाम्पल। तो इसी स्लाइड में यहाँ पर है ना, आप कहीं पर अगर नोट्स बनाओ तो एक ही स्लाइड में या एक ही पेज पे इसका बना लेना कि फर्स्ट क्लास में एफ एल, सेकंड में एल और थर्ड में ई। फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या हमने देखा था, तो फर्स्ट का एग्जाम्पल हमने देखा था हेडर मारना फुटबॉल का, सेकंड का एग्जाम्पल हमने देखा था जंप मारना, और थर्ड का एग्जाम्पल हमने देखा था बाइसेप कर्ल। तो ये है तीनों जो भी अपने लेवर हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने ये डायग्राम सॉरी एग्जांपल्स दे दिए, कोई भी आपके फुल नंबर मतलब काटने से है ना, कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक। बढ़ते हैं अपन आगे, और अगला कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट ऑफ बैलेंस है जो कि स्टेबल सिचुएशन में भी रह सकता है ना, और स्टेबल सिचुएशन। तो बेसिकली एक स्टेबल सिचुएशन है जिसमें आप एकदम बैलेंस्ड रहते हैं, और इसमें क्या होता है, जितने भी अपोजिट फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, एंड नो चेंजेस आर अकरिंग, है ना। तो उसके बाद फिर कोई चेंजेस भी नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं सड़क पर दो, है ना, एक खंबे लगा दिए जाते हैं, उनके बीच में एक पतली सी रस्सी रहती है, और उस पतली सी रस्सी पे इस तरह का डंडा लेके, है ना, कुछ बच्चे करतब करते हैं। तो वहाँ पर उनको इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट अच्छे से पता होता है ना, भले उन्होंने वर्ड ये नहीं सुना हो इक्विलिब्रियम क्या है, लेकिन ये कंसेप्ट पता है उनको कि बैलेंस करना है, अपोजिट फोर्सेस को कैंसिल आउट करना है, तो हम आराम से बैलेंस कर लेंगे। दो तरह के होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक मतलब जब आपकी मूवमेंट हो रहा है ना, जैसे इस वाले केस में क्या है, वो आगे भी बढ़ता जा रहा है और बैलेंस भी कर रहा है। और स्टैटिक मतलब एक ही जगह हो और बैलेंस कर रहे हो, है ना, मतलब अगर सिर्फ आप रस्सी पर खड़े हो और एक जगह ही आपको बैलेंस करना है बिना चलते हुए, तो स्टैटिक, और अगर आप चल भी रहे हो तो डायनेमिक। देन उसके बाद डायनेमिक में अगर हम देखें तो बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम एंड आप कंटिन्यूअस मोशन में भी हो, स्पीड भी अननोन है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉल दैट मूव्स एट अननोन स्पीड। तो आपकी तरफ एक गेंद आ रही है अननोन स्पीड में। और इसका सेकंड एग्जांपल हो जाएगा कार्ट व्हील इन जिम्नास्टिक, है ना। तो यहाँ से सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई के। तो कार्ट व्हील मतलब देखो इस तरह के जब करतब किए जाते हैं, है ना, तो एक साइड से बचपन में हो सकता है आपने भी किए हो, है ना, अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन लगा के ले चल गुलामटी मार के दिखा, है ना। तो ये वो गुलामटी होती है जो जिम्नास्टिक में की जाती है। तो यहाँ पर भी बैलेंस बनाया जाता है। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो गिर जाओगे, और बैलेंस होगा तो वापस से आप जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उस पोजीशन में पहुँच जाओगे, है ना। तो इसको बोलते हैं कार्ट व्हील। देन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब आप स्टेशनरी हो, है ना, एकदम रुके हुए हो, और तब आपने बैलेंस जो बना रखा है ना, जैसे चुपचाप खड़े रहना, तो वो भी एक प्रकार का बैलेंस ही है ना। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, तो देखो ये भी बेसिक सा प्रिंसिपल है। ये तीन बातें आप याद रख लेना और ये डायग्राम याद रख लेना। पहला है ब्रॉडर द बेस। किसी भी चीज़ को अगर आपको कहीं पर टिकाना हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस पेन को मेरी हाथ पे टिकाना है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है ना, क्योंकि ये पॉइंटेड है। और वहीं पर अगर इसका बेस थोड़ा चौड़ा होता, है ना, तो आराम से मेरे हाथ पर टिक जाता। तो पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाना है तो बेस ब्रॉड होना चाहिए। सेकेंड है लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगी, जैसे देखो फर्स्ट और सेकेंड इमेज में आप देखो, तो फर्स्ट इमेज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे है और सेकेंड इमेज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। और तीसरा है कि बॉडी वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा, मतलब आगे के दो प्रिंसिपल्स तो फॉलो हो ही रहे हैं, और बॉडी वेट भी ज़्यादा है, तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हवा चल रही है बहुत तेज़, एक है बहुत ही पतला दुबला सा लड़का और एक है थोड़ा सा हट्टा कट्टा, है ना, तो किसके उड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो दुबला पतला उसके उड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वेट कम है, ठीक है। तो बस तीन चीज़ को याद रखना, कहीं आ जाता है डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, तो इस तीनों को छाप के आ जाना। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है पूरी बॉडी या सिस्टम में अराउंड विच कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी या वेट, पहली बात तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहाँ पर वो केंद्रित है, ठीक है, वहीं पर कंसंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर एक बॉडी के लिए फिक्स्ड रहता है, प्रोवाइडेड द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज। तो अगर शेप साइज चेंज नहीं हो रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स्ड है। जैसे अपन इस पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, तो अगर पेन को मुझे एकदम बीचों बीच से पकड़ना है, तो मैं कब इसको बीचों बीच से पकड़ पाऊँगा, जैसे ये वाला तो बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ और चीज़ ली जाए, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पेन स्टैंड ले लेते हैं, हालांकि ये भी थोड़ा टिपिकल ही है, लेकिन हाँ इसको अगर मुझे उंगली पर बैलेंस करना है ना, ओके चलो ये हो गया, तो इस तरह से बैलेंस कर रहा हूँ, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन के सीध में ही है ना। तो जहाँ पर एक
मतलब और स्पेयर वगैरह होना तो उससे और थोड़ा आसान हो जाता है कि वो स्पेयर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से होल्ड कर सकते हो कि वहीं पर उसका पूरा मास केंद्रित है और वो बैलेंस पे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रख लेना, सबसे सिंपल भाषाओं में मैंने बता रखी है। देन इसके बाद एप्लीकेशन का इक्विलिब्रियम का, तो जैसे एक स्प्रिंटर है ना, ये आपको जैसे इमेज में दिख रहा है, तो इन द स्टार्टिंग blocks a sprinter's center of gravity is aligned along the rib cage and forward knee। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चला जाता है ताकि जैसे ही सीटी बजे है ना, तो वो अगर स्टेबल पोजीशन में रहेगा तो वहाँ से लॉन्च करना आसान रहेगा, अनस्टेबल पोजीशन में तो शायद वो लॉन्च में ही गिर जाए, है ना, बाकी सारे आगे बढ़ जाएंगे। दस मैक्सिमाइजिंग द रनर्स एबिलिटी टू शूट। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहोगे, सारी एक लाइन में आपकी रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह सब अलाइन रहेंगे, तो बहुत तेज़ी से आप आगे शूट ले सकते हो। और इसका एप्लीकेशन क्या है, सी शो, है ना, तो जैसे दोनों का अगर वेट बराबर रहेगा तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी। टग ऑफ वॉर, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का मिला के वजन इस मोटे के बराबर है, तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है ना, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। देन इसके बाद फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, तो ये भी आसान टॉपिक है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स रहता है जो कि मोशन को अपोज करता है ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर अनादर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये एक बक्सा है और नीचे ज़मीन है, तो ये बक्से को धक्का दे रहा है फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि मोशन को अपोज कर रहा है ना, आप भले ही फोर्स लगाए जाओ, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है उसको अपोज करता जाएगा। कब तक अपोज करेगा, एक लिमिट तक ना, उसके बाद जैसे ही फोर्स उससे आगे बढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 5 न्यूटन है, तो जैसे ये 5 से ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो फिर जो आपकी बॉडी है मूव करना स्टार्ट कर देगी। 4 तरह का रहता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड। क्या क्या होता है, स्टैटिक मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइंड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सरफेस व्हेन दे आर रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो एकदम रेस्ट पे है, न ये मूव कर रहा है न ये मूव कर रहा है, तो स्टैटिक। स्टैटिक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्कीइंग अगेंस्ट द स्नो, टेबल लैम्प जो कि रेस्ट कर रहा है टेबल पे, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है कि आप धक्का दे रहे हो किसी चीज़ को, तो इधर से जैसे सेकंड वाले में आपको दिख रहा है, ये के डायग्राम बना के आने एग्जाम में, है ना, तो इधर से फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट लगेगा, तो ये वाला डायग्राम बना देना, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग। तो जब दो सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक अक्रॉस द फ्लोर, या जब आप ताश को पीसते हो, है ना, तो वहाँ पर भी एक कार्ड दूसरे कार्ड से स्लाइड करता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है। रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई स्पेरिकल सरफेस रहेगा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, तो वो वहाँ पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा रोलिंग होगा। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है ना, इसलिए जो कार के टायर हैं वो चौकोट नहीं बनाए जाते हैं ना, रेक्टेंगुलर टायर नहीं देखे होंगे आपने, गोल टायर देखे होंगे, क्योंकि गोल टायर में फ्रिक्शन कम रहता है। तो जैसे लकड़ी को रोल करना, है ना, लकड़ी का गुट्टा है उसको रोल करना, व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब जब आपकी बॉडी है वो एग्जिस्ट करती है फ्लूइड में, तो एक सरफेस फ्लूइड है और दूसरी सरफेस आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। ये कई डायग्राम बना के जाना कि ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है फ्लूइड वाला इस डायरेक्शन में, तो ये आपको कहाँ महसूस होगा, स्विमिंग के दौरान। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द स्पेस, और उस पर एकमात्र जो फोर्स वहाँ पर लगेगा वो रहेगा ग्रेविटी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर से इसने इस रग्बी बॉल को लात मारी, तो ये होना क्या चाहिए था कि सीधा 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 बस जाता रहे, है ना, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है ना। सर्कुलर भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैराबोलिक पाथ, है ना, तो ये पैराबोला ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब इस पे बहुत सारे फैक्टर जो रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला तो देखो ग्रेविटी तो लग ही रहा है, सेकेंड है एयर रेजिस्टेंस, आपने इसको फेंका कहाँ पर, हवा में, हवा में फेंका तो एयर का भी रेजिस्टेंस रहेगा। थर्ड, जो प्रोजेक्टाइल की कितना रेंज आपको देखने को मिलेगी वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ रिलीज, है ना, कितना स्पीड से चीज़ को फेंका, जैसे बॉल को आहिस्ता से फेंक दिया तो पास में गिर जाएगी, तेज फेंका तो दूर गिरेगी। देन अगला एंगल ऑफ रिलीज, है ना, एक है कि 90 डिग्री पे फेंक दिया तो जहाँ फेंका वहीं पर गिर जाएगी, और एक है 45 डिग्री पे फेंका, है ना, जनरली 45 डिग्री कैलकुलेट किया जाता है मैक्सिमम रेंज के लिए। तो अगर आपको सबसे दूरी पे
पत्थर फेंकना है ना। जैसे बचपन में हम कंपटीशन लगाते थे, कहीं नदी या लेक के किनारे गए तो दोनों भाइयों ने कंपटीशन लगाया किसका पत्थर दूर जाएगा, चल देखते हैं, है ना। तो वहाँ पर जिसने वो ट्रिक लगा दी कि नहीं मेरे को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना है और मैक्सिमम स्पीड से फेंकना है तो सबसे दूर पत्थर जाएगा, है ना। किसी ने ऊंचा फेंक दिया तो वो ऊंचा तो चला जाएगा लेकिन दूर नहीं जाएगा, रेंज नहीं मिलेगी। और तीसरा है हाइट, है ना, कितने हाइट से आप चीज़ को फेंक रहे हो, जितने हाइट से फेंकोगे ऑब्वियस सी बात है उतनी आगे जाके गिरने के चांस है। तो एमसीक्यू में ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे मिलती है, 45, बस इतना याद रख लेना। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया था कार्ट व्हील, है ना, गुलामटी मारना ये किसका एग्जाम्पल है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप बैलेंस तो मेंटेन कर ही रहे हो लेकिन आप मोशन में भी हो। देन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फोर्स के होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के होता है। प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है, 2 फैक्टर्स, तो 2 फैक्टर्स आप आराम से बता सकते हो, हाइट हो गया, एंगल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, है ना। और एग्जाम्पल भी बता ही सकते हो कि वो रग्बी बॉल को जैसे लात मार रहा था। देन इसके बाद एक अपने पास ये केस स्टडी है, तो टीचर एज वेल एज कोचेस ऑलवेज मेक देयर बेस्ट एफर्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है 2, द मोर फोर्स वन एक्सर्ट ऑन द डाउनवर्ड बाउंस द हायर द बॉल बाउंस इनटू एयर, विच लॉ इज बीइंग रेफर्ड, है ना। तो यहाँ पर कौन सा लॉ आपको देखने को मिलेगा कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स आपको वापस मिलेगा, तो एक्शन रिएक्शन, तो न्यूटन का थर्ड लॉ। अमॉन्ग द गिवन पिक्चर्स न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ पर है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको फर्स्ट पिक्चर में देखने को मिलेगा ना, जितना तेज़ी से फुटबॉल को लात मारोगे उतनी तेज़ी से वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। हालांकि दोनों ही में मेरे को तो दिख रहा है इसमें, है ना, इधर से बॉल को मारेगा तो वो आगे की साइड जाएगी, लेकिन फिर भी फर्स्ट में और ज़्यादा ऑब्वियस है। देन नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नॉन एज, ये अपन ने देखा ही था, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और स्टडी ऑफ ह्यूमन फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन एज किन्जियोलॉजी, है ना। तो ये शब्द याद रख लेना, किन्जियोलॉजी। नेक्स्ट है अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस नेट फोर्स डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। ये ऑप्शन में फोर्स या मास में से अगर कुछ होता तो आंसर है, तो मास यहाँ पर दिख रहा है। देन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हाट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक एवरेज लोकेशन रहती है ऑब्जेक्ट के वेट की, है ना, जहाँ पर कंप्लीट जो बॉडी का वेट है वो केंद्रित है। देन इसके बाद ये केस स्टडी है, तो 2 इमेज आपको दिख रही है, एक स्टेशनरी एक मूविंग बॉल। तो फर्स्ट में पूछ रहा है कि विच लॉ ऑफ मोशन विल बी अप्लाइड टू इनिशिएट अ मोशन, तो अगर आपको मोशन को इनिशिएट करना है तो फर्स्ट लॉ, है ना, कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी स्टेट ऑफ रेस्ट ब्रेक होगी। सेकेंड है इन इलस्ट्रेशन बी, विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल टू स्लो इट डाउन, तो अगर आपको बॉल को स्लो डाउन करना है तो फिर वहाँ पर आपको फ्रिक्शनल या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। नाउ विच लॉ ऑफ मोशन विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ बाउंस, है ना, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, कि क्या उसकी बाउंस रहेगा, जितना आपने फोर्स लगाया उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा, एक्शन रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स अप्लाइड, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, जो थर्ड आपका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, वो यहाँ पर अप्लाई होगा कि चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मास एंड नेट फोर्स। अब कुछ और एमसीक्यूज देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोमैकेनिक्स का, तो इससे हम नॉट द इम्पोर्टेंस, है ना, तो नॉट क्या है, फर्स्ट ए बी और डी तो इसका इंपॉर्टेंस है, ये अपन ने पढ़ा था, सी अपन ने नहीं पढ़ा, टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी, है ना, ये इसका एक अलग ही ब्रांच रहती है, एंड एनाटॉमी ऐसा कुछ। देन इसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, आसान प्रश्न। PYQ भी देख लेते हैं, बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है, तो कोई इस तरह क्या कभी आए तो ऑल ऑफ द अबव लगा देना, इम्प्रूविंग टेक्निक, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, हालांकि तीनों अपन ने पढ़ भी लिए हैं। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे, तो नेचर एंड सरफेस एंड मटेरियल दोनों पे ये डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी। तो ये थे अपने सारे क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो जरूर से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।